तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति पर जो दस्तावेज और नोट्स मिले हैं जी उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये स्रोत खासकर एनसीईआरटी कक्षा 9 के इतिहास वाले ये समझने में हमारी मदद करेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों बिल्कुल। और कैसे हुआ। हाँ, उस समय का समाज कैसा था और खासकर ये जो स्वतंत्रता समानता के विचार हैं ये दुनिया को कैसे मिले। सही। तो कहानी देखिए शुरू होती है 14 जुलाई 1789 से। पेरिस में माहौल बड़ा डरावना था, गुस्सा था लोगों में और भीड़ ने बास्तिल किले पर हमला कर दिया, उसे तोड़ दिया। वो किला एक तरह से राजा की तानाशाही का निशान था। बाप रे, मतलब ये तो एक बड़ा धमाका था। हाँ बिल्कुल, एक प्रतीक का टूटना था ये। लेकिन ये गुस्सा आया कहाँ से? मतलब क्रांति से जस्ट पहले फ्रांस में चल क्या रहा था? देखिए समाज ना 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग यानी चर्च वाले लोग। अच्छा। दूसरा कुलीन वर्ग मतलब ऊंचे खानदान वाले अमीर लोग। ठीक है। और तीसरा था बाकी सब, मतलब करीब 90% लोग। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील सब आ गए। और मजे की बात, मतलब मजे की तो नहीं पर अजीब बात ये कि टैक्स का सारा बोझ इन्हीं तीसरे वालों पर था। हाँ, पहले 2 वर्गों को तो जन्म से ही खास अधिकार मिले थे, टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। कुछ भी नहीं। नहीं, सारा बोझ तीसरे स्टेट पर। ऊपर से चर्च का अलग टैक्स था, टाइद, और सरकार का सीधा टैक्स, टेल, वो अलग। मतलब नाइंसाफी बहुत ज्यादा थी। और उस वक्त राजा लुई 16 थे, उनके आने के बाद हालात और बिगड़े। हाँ, वो 1774 में गद्दी पर बैठे और जब बैठे तो खजाना लगभग खाली था। खाली क्यों? एक तो लंबी लड़ाइयां बहुत हुई थी, फिर महल में फिजूल खर्ची बहुत थी, और ऊपर से उन्होंने अमेरिका की मदद की थी ब्रिटेन के खिलाफ उनकी आजादी की लड़ाई में। अच्छा, उसमें भी पैसा गया? हाँ, बहुत गया। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस पर 12 अरब लिवरे से भी ज्यादा का कर्ज हो गया। उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। खाली खजाना, दूसरी तरफ आम लोगों के लिए महंगाई, खाने की किल्लत। बिल्कुल, आबादी बढ़ रही थी तेजी से। 1715 में करीब 2.3 करोड़ थी, 1789 तक 2.8 करोड़ हो गई। तो अनाज की मांग बढ़ी, कीमतें बढ़ी, खासकर पाव रोटी की जो आम खाना था, पर मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो खाई बढ़ती गई। हाँ, अमीर गरीब की खाई बढ़ती गई, और अगर कभी सूखा पड़ गया या ओले गिर गए तो समझ लीजिए भुखमरी के हालात। गुस्सा तो बढ़ेगा ही ना। लेकिन इसी माहौल में कुछ नए विचार भी तो आ रहे थे, लोग सोचने लगे थे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इसी तीसरे एस्टेट में एक नया वर्ग उभर रहा था, मध्य वर्ग। पढ़े लिखे लोग थे ये, जैसे वकील, टीचर। हाँ, वकील, शिक्षक, व्यापारी, जो थोड़े समृद्ध भी हो गए थे। और ये लोग पैदाइशी फायदों के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि भाई समाज में जगह योग्यता से मिलनी चाहिए, खानदान से नहीं। और इसमें उन दार्शनिकों का भी बड़ा रोल था, जैसे जॉन लॉक, रूसो। बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल था। जॉन लॉक ने कहा कि राजा को भगवान से कोई खास अधिकार नहीं मिले हैं। रूसो ने सामाजिक अनुबंध की बात की कि सरकार जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर आधारित होनी चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के बंटवारे का सिद्धांत दिया, मतलब कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, उसे लागू करने वाली कार्यपालिका और न्याय करने वाली न्यायपालिका, ये अलग अलग होने चाहिए ताकि कोई एक तानाशाह ना बन जाए। अच्छा, तो ये सारे विचार, आजादी, सबके लिए समान कानून, समान अवसर, ये सब फैल रहे थे। हाँ, और ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। लोग कॉफी हाउस में, सैलून में बैठकर इन पर बहस करते थे। अखबारों, पर्चों के जरिए ये आम लोगों तक पहुंच रहे थे, यहाँ तक कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उन तक भी। तो फिर चिंगारी कैसे भड़की? वो स्टेट्स जनरल की बैठक, वहां से बात बिगड़ी। हाँ, मई 1789 में राजा लुई 16 को नए टैक्स लगाने थे, तो उन्होंने तीनों स्टेट्स की बैठक बुलाई कई सालों बाद। अब पेंच फंसा वोटिंग के तरीके पर। पुराना नियम था कि हर एस्टेट का बस एक वोट होगा, मतलब पादरी का एक, कुलीन का एक और तीसरे एस्टेट का एक। ये तो नाइंसाफी है, तीसरा एस्टेट तो अकेला पड़ जाता। बिल्कुल, तो तीसरे एस्टेट ने मांग की कि नहीं, हर सदस्य का अपना एक वोट होना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। राजा ने ये बात नहीं मानी। तो फिर तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि सभा से बाहर निकल गए और उन्होंने खुद को ही पूरी फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मान लिया और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। वो टेनिस कोर्ट वाली शपथ बहुत मशहूर है। हाँ, 20 जून 1789 को वो पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो सम्राट की शक्तियों को कम करे, तब तक वो हटेंगे नहीं। वाह। और इसी बीच पेरिस में माहौल बिगड़ रहा था, और फिर 14 जुलाई को बास्तील का पतन हो गया। और इसका असर गांव तक भी पहुंचा।
हाँ, बहुत तेजी से। अफवाहें फैली कि जागीरदारों ने लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं फसलें तबाह करने के लिए। तो डर और गुस्से में किसानों ने भी कई जगहों पर किलों पर हमला कर दिया, अन्न भंडार लूट लिए और लगान वाले सारे कागजात जला दिए। जबरदस्त। तो इस दबाव के आगे राजा को झुकना पड़ा। हाँ, आखिरकार लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक कानून पास किया जिसने पूरी सामंती व्यवस्था ही खत्म कर दी। मतलब पादरियों के विशेष अधिकार खत्म, धार्मिक कर टाइद खत्म, कुलीनों के सारे विशेषाधिकार खत्म, चर्च की सारी जमीन जब्त कर ली गई। ये तो बहुत बड़े बदलाव थे। बहुत बड़े। फिर 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा किया। इसमें क्या था खास? इसका मकसद था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा गया। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। लेकिन वोट देने का अधिकार? हाँ, वो सबको नहीं मिला। यही एक पेच था। सिर्फ सक्रिय नागरिक ही वोट दे सकते थे। सक्रिय नागरिक मतलब वो पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हों। बाकी पुरुषों और सभी महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक माना गया। उन्हें वोट देने का हक नहीं था। अरे, ये तो फिर वही असमानता हो गई। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास था। इसी समय पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी आया। इसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, कानून के सामने बराबरी जैसे कई नैसर्गिक अधिकार घोषित किए गए। और वो कुछ निशान भी थे ना, टूटी जंजीर, लाल टोपी। हाँ, वो राजनीतिक प्रतीक थे। जैसे टूटी जंजीर दास्ता से आजादी का प्रतीक थी, छड़ों का गट्ठर एकता का, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख ज्ञान का प्रतीक थी, जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा देगी। लाल टोपी दास्ता से मुक्त हुए लोगों का प्रतीक थी। दिलचस्प। लेकिन ये संवैधानिक राजतंत्र ज्यादा चला नहीं है ना? नहीं, लुई 16 ने संविधान पर दस्तखत तो कर दिए थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रशा के राजा से गुप्त बातचीत कर रहा था। दूसरे पड़ोसी देश भी क्रांति से चिंतित थे। डर था कि उनके यहाँ भी ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल। तो इससे पहले कि वो कुछ करते, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी बीच जैकोबिन क्लब जैसे राजनीतिक समूह बहुत सक्रिय हो गए। जैकोबिन क्लब? इनका नेता रॉबस्पियर था। हाँ, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। इस क्लब में समाज के कम समृद्ध हिस्से के लोग ज्यादा थे। छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर। इन्हें सॉन्ग क्यू लॉट कहा जाता था। सॉन्ग क्यू लॉट? हाँ, मतलब बिना घुटने वाले। क्योंकि कुलीन लोग ब्रीचेस, घुटने तक के पैंट पहनते थे और ये लोग धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। ये उनका एक तरह से अलग दिखने का तरीका था। अच्छा। तो 1792 की गर्मियों में खाने की किल्लत और महंगाई से गुस्साए पेरिस के लोगों ने जैकोबिन के नेतृत्व में ट्यूलेली के महल पर हमला कर दिया, राजा को बंदी बना लिया। और फिर नए चुनाव हुए। इस बार 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। नई चुनी हुई असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र मतलब अब राजा नहीं, कोई राजा नहीं। बाद में लुई 16 पर देशद्रोह का मुकदमा चला और जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कुछ समय बाद रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ। और इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जिसे आतंक राज कहते हैं। हाँ, 1793 से 1794 तक रॉबस्पियर के नेतृत्व वाली जैकोबिन सरकार ने नियंत्रण और सजा की बहुत सख्त नीति अपनाई। किस लिए? उनका मानना था कि गणतंत्र की जो भी दुश्मन है, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हों, दूसरी पार्टियों के नेता हों या खुद उनकी पार्टी के वो सदस्य जो उनके तरीकों से सहमत नहीं थे, उन सबको खत्म करना जरूरी है। और इसके लिए गिलोटिन का इस्तेमाल हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर क्रांतिकारी अदालत में मुकदमा चला और दोषी पाए जाने पर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन, वो मशीन जिससे सर कलम करते हैं। हाँ, हुई। रॉबस्पियर सरकार ने और भी कई सख्त कदम उठाए। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी, महंगी सफेद आटे की रोटी पर रोक लगाकर सबको साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाने को मजबूर किया गया। अच्छा, बराबरी लाने के लिए? हाँ, बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी लाने की कोशिश हुई। पारंपरिक महाशय, मोन्सियर और महोदया, मदाम की जगह सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए सितोयन नागरिक और सितोयन नागरिका शब्दों का प्रयोग होने लगा। चर्च बंद कर दिए गए, उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। लेकिन ये सख्ती तो हद से ज्यादा थी। बिल्कुल। रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी अब त्राही त्राही करने लगे। उन्हें डर लगने लगा।
तो फिर उसका क्या हुआ? आखिरकार जुलाई 1794 में कन्वेंशन ने ही उसे दोषी ठहराया, गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। वाह, मतलब जिसने शुरू किया उसी का अंत भी वैसे ही हुआ। हाँ, आतंक राज खत्म हुआ। जैकोबिन सरकार के गिरने के बाद सत्ता वापस अमीर मध्य वर्ग के पास आ गई। फिर से? हाँ, नया संविधान बना जिसमें फिर से संपत्तिहीन तबके को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस बार शासन चलाने के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई गई जिसे डायरेक्टरी कहा गया। 5 सदस्य? क्यों? शायद जैकोबिन जैसा एक व्यक्ति का शासन ना हो जाए इस डर से। लेकिन हुआ ये कि डायरेक्टरी के सदस्यों का आपस में ही झगड़ा होता रहता था। राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ गई। और इसी अस्थिरता का फायदा उठाया नेपोलियन ने। बिल्कुल, इसी राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का नाश्ता साफ कर दिया। वो सेना में था, बहुत कामयाब था। धीरे धीरे उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट? मतलब गणतंत्र खत्म, फिर से राजशाही? हाँ, एक तरह से। उसने यूरोप के कई देशों को जीता, अपने खानदान के लोगों को वहां बिठाया। उसने खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण करने वाला माना। कुछ सुधार भी किए उसने? हाँ, कुछ कानून बनाए, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। ये चीजें काफी समय तक टिकी, लेकिन आखिर में वॉटरलू? हाँ, 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई और उसका पतन हो गया। अच्छा, इस पूरी उथल-पुथल में महिलाओं की क्या भूमिका रही और दास प्रथा का क्या हुआ, ये भी तो मुद्दे थे ना? बिल्कुल, महिलाएं शुरू से ही क्रांति में बहुत सक्रिय थीं। उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब बनाए, अखबार निकाले, पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकारों की मांग की। लेकिन 1791 के संविधान से उन्हें बड़ी निराशा हुई जब उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। हाँ, वोट का अधिकार नहीं मिला। एक बहुत मशहूर महिला थी, ओलंप देगूज। हाँ। उन्होंने पुरुषों के अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया और 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। उन्होंने रानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों से इस पर अमल करने की मांग की। लेकिन आतंक राज के दौरान जैकोबिन सरकार ने महिला क्लबों को बंद करवा दिया, उनकी राजनीतिक गतिविधियां रोक दी और ओलैम्स दे गूस पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। अरे, महिलाओं को वोट का अधिकार पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। फ्रांस में जाकर 1946 में उन्हें यह अधिकार मिला। 1946? इतना लंबा इंतजार। और दास प्रथा? वो भी एक जटिल मुद्दा था। फ्रांस के कैरिबियाई उपनिवेश थे, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो। वहां तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी चीजों का उत्पादन होता था। लेकिन यूरोपीय लोग वहां जाकर काम करना नहीं चाहते थे, तो मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीका से दासों को लाया जाता था। एक त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। बहुत भयानक था ये तो। हाँ, क्रांति के दौरान इस पर बहस हुई। नेशनल असेंबली में यह तय नहीं हो पाया कि नागरिकों के अधिकारों में उपनिवेशों के लोग शामिल हैं या नहीं। आखिरकार 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा खत्म कर दी। अच्छा, ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, पर यह ज्यादा दिन चला नहीं। 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। क्यों? बागान मालिकों के दबाव में। हाँ, अपने आर्थिक हितों के लिए। फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा पूरी तरह से 1848 में खत्म हुई। अच्छा, तो मतलब क्रांति के आदर्श और जमीनी हकीकत में काफी फर्क था? बिल्कुल। एक और बात, क्रांति के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए। जैसे 1789 की गर्मियों में बैस्टिल के पतन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया, वो था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप मतलब पहले सरकार तय करती थी कि क्या छपेगा क्या नहीं। हाँ, पुरानी व्यवस्था में कोई भी किताब, अखबार या नाटक राजा के सेंसर अधिकारियों से पास करवाए बिना प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं हो सकता था। अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था। तो इसका क्या असर हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, किताबों और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। लोग खुलकर अपने विचार रख सकते थे, एक दूसरे को सहमत या असहमत कर सकते थे। नाटक, संगीत, जुलूसों में भी लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय जैसे विचारों का खूब प्रचार हुआ। तो अगर हम पूरी क्रांति को देखें तो आखिर में इसकी सबसे बड़ी देन क्या मानी जाए? विरासत क्या है इसकी? देखिए, मेरे हिसाब से फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। ये विचार सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहे,
बल्कि 19वीं सदी में पूरे यूरोप में फैले और इन्हीं की वजह से सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। और दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी असर पड़ा। हाँ बिल्कुल। उपनिवेशों में जो समाज थे उन्होंने भी अपनी आजादी के आंदोलनों में इन विचारों से प्रेरणा ली। भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग क्रांतिकारी फ्रांस के विचारों से प्रभावित थे। तो ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये बड़े शक्तिशाली विचार थे जो क्रांति ने दुनिया को दिए। सही कहा। लेकिन जैसा हमने देखा, इन ऊंचे आदर्शों को हकीकत बनाना कितना मुश्किल और विरोधाभासों से भरा रहा। कभी वोट का अधिकार कुछ ही लोगों को मिला, कभी आतंक का राज आ गया। दास प्रथा पर भी कितना उतार चढ़ाव रहा। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच्ची बराबरी और सच्ची आजादी हासिल करना, ये सफर हमेशा ही इतना सीधा और आसान नहीं होता। इसमें कई मुश्किलें और जटिलताएं आती हैं।